हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्थिर विद्युत की क्लास 12th के सेकंड लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आवेश के मात्रक क्या क्या हैं, ये सब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग में कि विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। देखिए, गुण क्या क्या है ये हमें इनके देखने बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये परीक्षा में भी काफी बार पूछे जाते हैं और कई प्रकार के प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो चलिए, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए आवेशों का संरक्षण। संरक्षण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संरक्षण यानी कि जिसका रक्षण हो रहा है, जिसकी रक्षा हो रही है। आवेशों के संरक्षण से हमारा मतलब है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश जो है वो सदैव नियत रहता है। देखिए, इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई विलगित निकाय है, इसमें 3 कूलम आवेश है और 4 कूलम आवेश है। देखिए, कुल आवेश कितना हो गया इसमें, 7 कूलम। ठीक है, तो आवेश संरक्षित। यदि आपने इसमें से 2 कूलम आवेश जो है वो किसी अन्य बॉडी को दे दिया, किसी पिंड के ऊपर दे दिया, मान लीजिए 2 कूलम अब आपने इस पर दे दिया, तो अब इस पर कितना आवेश बचेगा। देखिए, जब 2 इसमें से चला गया तो हम जानते हैं कि टोटल 7 में से 2 चला गया, तो अब इसमें 5 बचा। ठीक है, तो अब इसमें बचा, कितना बचा टोटल 5, तो 4 + 1 यानी कि 5, तो इसमें बचा 1 कूलम। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं आवेशों का संरक्षण। क्यों? क्योंकि जब इस पे आवेश स्थानांतरित नहीं हुआ था तो इस पे टोटल कितना था, 7 कूलम था पहले, यानी कि पहले था 7 कूलम। अब जब आवेश इसमें से दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो भले ही इस पर 5 कूलम है, भले ही इस पर 5 कूलम है, लेकिन दूसरे पर 2 कूलम जाने से अभी भी 7 कूलम है। तो आवेश का संरक्षण है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर 2 कूलम गायब हो गया और पता नहीं कहाँ गया। ये नहीं कह सकते कि पता नहीं कहाँ गया, वो आवेश कहाँ गया ये हमें पता है। समझ पा रहे हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आवेशों का संरक्षण, यानी कि जो टोटल आवेश है, कुल जो आवेश है वो सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अगले गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो है वो है आवेशों की योज्यता। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब कि आवेशों को जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। तो किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश विभिन्न जो इसके आवेश कणों पर उपस्थित जो है निकाय के आवेश, उनके बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों, इसको भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, बीज गणितीय योग से हमारा क्या मतलब है। अगर हम कहें कि कोई सदिश राशि है ना, मान लीजिए कि हम किसी सदिश राशि की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सदिश योग के बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है, सदिश राशि के लिए सदिश योग। और अगर हम कोई कह दें कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि के लिए हमें अदिश योग के बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है, इस अदिश योग को ही हम लोग बीज गणितीय योग बोलते हैं। जो आप बीज गणितीय योग है, वो बीज गणित इसी से आ रहा है। ठीक है, तो बीज गणितीय योग जो है वो अदिश योग को ही हम लोग कहते हैं। देखिए, सबसे आसान योग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि 4 + 3 7, 4 - 3 1। देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधा गणित लगानी पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवेश अदिश राशि है, बीजगणितीय योग होगा, आपने डायरेक्ट सॉल्व किया। अगर कोई सदिश राशि होती तो उसमें सिर्फ 4 + 3 से काम नहीं चलता। आपको 4 और 3 के बीच में कोण को भी देखना पड़ता कि एंगल कितना बन रहा है। फर्क समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई अदिश राशि है और अदिश राशि का अगर आपको योग करना है, तो आपको बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अदिश राशि के लिए आपको बीजगणितीय योग करना पड़ेगा, सदिश के लिए सदिश योग करना पड़ेगा। तो बीजगणितीय योग में चूंकि दिशा का कोई महत्व नहीं होता, तो आप डायरेक्ट इसको प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन सदिश योग में आपको प्लस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और बीच में दोनों के कोण कितना है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? इसे इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि देखिए, ये मान लीजिए 4 है और ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो आपको ये थीटा देखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा जो है वो कोण है। अदिश राशि में इस कोण से कोई हमें मतलब नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अदिश राशि का योग करना ज्यादा आसान होता है। और लकीली आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। बच्चों, क्वांटीकरण जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, क्वांटाइजेशन से बना है, लेकिन ये भी बहुत आसान है, साधारणतः हम इसको पढ़ सकते हैं।
आवेशों का। अब इसे हिंदी में भी क्वांटीकरण ही कहते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आवेश का यह गुण आवेशों की क्वांटम प्रकृति तथा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। फिर आप देखेंगे फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस NE। N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q जो है वो टोटल आवेश है, कुल आवेश। बच्चों डिटेल में समझते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण से हमारा मतलब क्या है। क्वांटीकरण को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वांटाइजेशन लिखा जाता है। हिंदी में हम क्वांटीकरण लिखते हैं, इंग्लिश में क्वांटाइजेशन लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब की बात करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी लोग एटीएम गए होंगे पैसे निकालने। आप एटीएम से कम कितने रुपए निकाल सकते हैं? एटीएम से कम आप 100 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100 का एक नोट निकला, तो मैं कह दूंगा कि कुल जो आपके पास रुपए थे, टोटल जो रुपीस थे, मैं इस तरह से रुपए का निशान बना देता हूं, वो आपके पास 1 गुणा 100 यानी कि 100 रुपए हुए। ठीक है, उससे ज्यादा आप निकाल लें तो आपको 100 के दो नोट निकाल सकते हैं, तो वो 200 रुपए हो जाएगा। क्या आप 100 के 2.3 नोट निकाल सकते हैं क्या? क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है बच्चों, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 100 के 2.3 नोट नहीं निकाल सकते भाई। आप या तो दो नोट निकालोगे या तीन नोट निकालोगे। आप या तो तीन नोट निकाल लीजिए, और तीन नहीं निकालना है तो भैया फिर दो नोट से काम चलाइए। समझ पा रहे हैं? फिर आप 100 के तीन नोट निकाल सकते हैं, 300। क्या आप एटीएम से 765 रुपए निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, मतलब ही नहीं है, नहीं निकलेगा। या तो आप 700 निकालोगे या आप 800 निकालोगे। समझ पा रहे हैं क्या मतलब है? तो क्या मैं कह दूं कि एटीएम से रुपए निकलने का क्वांटा, अभी तक देखिए 50 का नोट कुछ जगह बताते हैं निकलना शुरू हुआ है, वरना 100 का नोट ही हम मान के चलते हैं। तो एटीएम से पैसा निकालने का क्वांटा जो है वो 100 रुपए है, और आप 100 रुपए को उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही निकाल सकते हैं। देखिए पूर्ण गुणज, इंटीग्रल मल्टीपल, एक दो तीन, आप पॉइंट्स में नहीं ले सकते। आप एटीएम से 1000 रुपए निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, तो आप कहेंगे कि सर मैंने ना एटीएम से 1000 रुपए निकाल लिए। मैं कहूंगा ठीक है, तो सही मायने में आपने 10 100 के नोट निकाले। देखिए 10 भी पूरा नंबर है, और 100 को मैंने लिखा है। हर एटीएम से कुछ भी रुपए निकालिए, मैं 100 में तोड़ सकता हूँ उसको, 100 रुपए में चेंज कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, ये जहां जहां 100 रुपए लिखा है, इसको आप मानिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे कह दूं कि भाई जब किसी वस्तु से आवेश आपको स्थानांतरित करना है, तो उस आवेश के लिए आप टोटल आवेश Q बराबर 1 गुणा E ले सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो यानी कि आप 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम या तो ले सकते हैं या दे सकते हैं। आपको और आवेश चाहिए, आप इस बार दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 2 गुणा 1.6 यानी कि कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आप चाहें तो 3e भी निकाल सकते हैं। अरे तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो आप कहोगे फिर 16 3 48, तो आपके पास आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आप चाहें तो 10 भी निकाल सकते हैं, तो आपके पास 10 की घात माइनस 18 में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप 5.6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे आप 100 का नोट फाड़ के नहीं निकाल सकते, वैसे आप इलेक्ट्रॉन को भी तोड़कर नहीं निकाल सकते। समझ आ गया ना, कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो मिनिमम, कम से कम न्यूनतम जो आवेश आप दे सकते हो, न्यूनतम आवेश जो दे सकते हो, वो एक इलेक्ट्रॉन या तो ले सकते हो, यानी कि ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब आपको जितना भी लेना है, आपको इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसी को n लिख दें? इसीलिए होता है कि कुल आवेश जो है प्लस माइनस NE के बराबर होता है। ये कुल आवेश जो है, इसे समझिए टोटल रुपए जो आपने निकाले, ये है नंबर 100 के नोटों के, और ये एक 100 का नोट है, ऐसा मान लीजिए। प्लस माइनस इसलिए कि आप ले भी सकते हैं आवेश और दे भी सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों।
ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल उसमें आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आवेशों के जो गुण मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं, उनके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी गुण जो है वो मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए, आवेशों का एक गुण ये भी है कि आवेश जो है वो सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप चाहें तो पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सदैव जो है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है, सदैव द्रव्यमान से संबद्ध, संबंध नहीं कह रहा हूं, संबद्ध यानी कि एसोसिएटेड होता है। तो आवेश जो है, यहाँ लिख देता हूं, आप पूरा सेंटेंस में लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आप नोट्स में लिख लीजिए। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, अर्थात जहां द्रव्यमान होगा वहीं पर आवेश होगा, अन्यथा वहां आवेश नहीं होगा। एक तो बच्चों ये गुण हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा भी गुण हो सकते हैं। उसके अलावा एक गुण हमारे पास ये है कि भाई, जो यदि स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र देता है। नियत वेग से गतिशील आवेश है, v यहाँ पे वेग है ना, तो अगर नियत कांस्टेंट वेग से गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। और यदि आवेश जो है वो त्वरित है, एक्सेलरेटेड, यदि आवेश त्वरित है तो वो विद्युत क्षेत्र भी देता है, चुंबकीय क्षेत्र भी देता है, और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी देता है। बच्चों, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, बी से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और ईएमडब्ल्यू से हमारा मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ईएमडब्ल्यू से हमारा मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस पे लिखने की भी विशेष आदत है नहीं मेरी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईएमडब्ल्यू यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हम्म कि प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो त्वरित आवेश जो है सिर्फ उसी में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर कोई कहते हैं कि केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आवेश रुका हुआ होगा। हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की इसीलिए तो कह रहे हैं स्थिर, v बराबर 0, तो हम केवल विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अगले चैप्टर में आवेश जब गतिशील होगा नियत वेग से, तो हम विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की भी बात करेंगे। और सबसे अंतिम जो पार्ट है उसमें हम त्वरित आवेश की बात करेंगे, तो वहां विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ते हैं और काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।